नमस्कार। प्रभात खबर प्राइम शो में आज हम चर्चा करेंगे हैप्पी रिटायरमेंट टॉपिक पर। हैप्पी रिटायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रोफेशनल की इच्छा होती है कि उसके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी भी खुशहाल हो, हेल्दी वेल्दी बना रहे। हाँ, लेकिन समय की आपाधापी में उम्र निकल जाती है और पता ही नहीं चलता कि अब हम आगे क्या करें। तो खैर, प्रोफेशनल्स की इस बड़ी टेंशन को दूर करने के लिए आज हम अपने शो में हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अमित निगम जी से बात करेंगे। तो अमित जी, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर धोनी और तेंदुलकर काफी इंस्पायर करते हैं प्रोफेशनल्स को। आजकल एक बड़ा इश्तिहार पॉपुलर हो रहा है जिसमें कि धोनी और तेंदुलकर अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, लोगों को एक मैसेज जाता है कि उनको अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए और उसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट की सलाह भी देते हैं कि सही उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, अपने लिए शुरू कर दीजिए, बच्चों के लिए शुरू कर दीजिए, ताकि रिटायरमेंट की एज तक आप जो भी गोल्स हैं लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स वो पूरा कर पाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, संदेश जो सचिन तेंदुलकर और धोनी जी दे रहे हैं, संदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कई चीजें छुपी हुई हैं। जो अर्ली रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, आजकल एक बहुत पॉपुलर मेथड है जिसे हम फायर मेथड कहते हैं। फायर मेथड का मतलब है F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायरमेंट अर्ली। ये एक प्रोफेशनल के लिए तो बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है, बिल्कुल। लेकिन इसके कई स्टेप्स हैं और इसके कई कंसिडरेशन है जो हमें करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप ये देखते होंगे कि कई लोग अर्ली एज में रिटायरमेंट हो जाते हैं। उसके कई कारण जी। हैं। जैसे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया में कारण है वो है जॉब लॉस। दूसरा ओके। जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है फैमिली के अंदर चेंजेस हो गए। फैमिली के अंदर चेंजेस का मतलब ये है ओके। कि आपके, देखिए, दो तरीके से हो सकता है फैमिली के अंदर चेंजेस। आपके जो डिपेंडेंट बच्चे हैं या तो वो सेटल हो गए हैं, तो अब आपको उनकी ट्यूशन फीस वगैरह नहीं देंगे, तो आप अर्ली रिटायरमेंट की सोच सकते हैं। दूसरा एक फैमिली के अंदर जी। चेंजेस आता है कि आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जिनको के लिए आपको नीड है, आपकी उनको हेल्प करना बिल्कुल। है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका अपना जॉब्स को चेंज करके या शिफ्ट करके या रिटायर करके उनकी हेल्प करने आपको जाना पड़े। तीसरा एक जी। और इम्पोर्टेंट कारण है हेल्थ इश्यूज। अगर आप किसी वजह से जिस जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको उस वजह से भी अर्ली रिटायर कर दिया जाता है। दूसरी चीज, जी। आप एक जाने अनजाने में आप ये देख रहे होंगे, एक एज डिस्क्रिमिनेशन भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में शुरू हो गया है। मतलब वो जवाब नहीं देते, लेकिन ओल्ड आदमी को वो धीरे धीरे छटनी कर देते हैं। ये तो हमने जो कारण दिए हैं जो पॉजिटिव नहीं लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन अर्ली रिटायरमेंट इसलिए कर लेते हैं कि हम अपने लिए कुछ नया चीज सोच रहे हैं, या हम चाहते हैं कि जो हमने अपनी लाइफ में अचीव करना है उसको हम कुछ अपना बिजनेस करके या अपना स्टार्टअप करके वो स्टार्ट कर सकते हैं। और एक दो कारण और आपको मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में, ये वंस इन ए लाइफ टाइम इंसिडेंट्स होते हैं। इस वजह से भी कई लोग अर्ली रिटायर हो गए। एक जो लास्ट कारण मेरे अकॉर्डिंग टू लगता है कि कई बार क्या होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और आपके लिए पॉसिबल नहीं होता अपना वर्क प्लेस चेंज करने का, तो आपको रिटायर होना पड़ता है। ये मैंने जी। आपको बताया है कारण किस वजह से आदमी को अर्ली रिटायरमेंट कई बार लेना पड़ जाता है। जो भी कोई अगर एक देखते हैं कि अगर हम एज को मान के चलें कि अब जो हमारी लाइफ पीरियड हो गया है, ठीक है, जी वो 60 इयर्स का हो गया, जो पहले 80 90 साल 100 साल लोग जीते थे। ठीक जी है। दूसरा, गवर्नमेंट ने पेंशन का जो हमारे एक बेनिफिट होता था वो जी। भी खत्म होता जा रहा है। खासकर प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए तो बहुत ही टफ होता जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर कोई 40 से 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान करे तो जी उसको क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए? हम अगर 30 साल की उम्र के हैं
और हम ये सोचते हैं कि 45 साल में हम रिटायर होंगे, मतलब 15 ईयर पीरियड हमारे पास है। दोनों केस में हमारे पास 15 ईयर्स है। अगर हम सोचना शुरू किया कि हम 45 से रिटायर होंगे और हम 60 में रिटायर होंगे, 45 के एज में हमने प्लानिंग करी। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि हम 45 ईयर्स के एज में प्री रिटायरमेंट ले लें। अगर हम 10,000 रुपया महीना जमा करते हैं SIP के फॉर्म में, 15 साल बाद, मतलब 30 साल से शुरू करी, 45 साल में आपने रिटायरमेंट लिया, तो आप हर पहली तारीख को अपना एक प्लान बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो जो हमारा कॉर्पस इकट्ठा होता है, जिसने भी SIP 15 साल चला ली है, उसको 14% जो 15% रिटर्न मिला है। अगर वो कॉर्पोरेट जो इकट्ठा होता है, हम उसमें से 6% एनुअल को डिवाइड कर रहे हैं मंथली, तो ये करीब आता है 30,000। तो वो 30,000 में सक्सेसफुली अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकता है। और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम 10,000 की SIP शुरू करते हैं 30 साल की उम्र में, तो ऑलमोस्ट कितना कॉर्पस हमारे पास आ जाएगा एट द टाइम ऑफ मैं एक 45 एग्जांपल ईयर्स? आपको बताता हूँ। क्योंकि जनरली 10,000 में आजकल कुछ होता नहीं है, तो हम एक 50,000 का एक कैलकुलेट करके चलते हैं। 50,000 की एक आदमी की इनकम है, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ, क्योंकि उसे अगर एग्रेसिव रिटायरमेंट करना है 45 ईयर्स में, तो उसे थोड़ी एग्रेसिव प्लानिंग भी करनी होगी। तो अगर वो 20,000 की SIP करता है 15 साल के लिए, तो उसका करीब कॉर्पस 15 साल के बाद हो जाएगा 1,36,00,000 के करीब करीब। 1,36,00,000। हाँ, उसका अगर वो 5.5 to 6% वो निकालता है, तो वो 60,000 पर मंथ सिस्टमेटिकली विड्रॉवल ले सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमने 10,000, जो अभी 60 से ज्यादा ही आएगा, लेकिन हमने कंजर्वेटिव उसमें ये लिया है कि 20,000 उसने बचाना शुरू किया, उसका 3 टाइम्स, मतलब इन्फ्लेशन और थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़ेंगे, तो 60,000 वो पर उसमें वो निकाल सकता है एट द टाइम ऑफ 45 ईयर्स, मतलब 45 साल की एज में 45 ईयर्स वो की एज में रिटायरमेंट ले पर सकता मंथली, तो उससे उसके मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाएंगे, मीट आउट बिना हो अगर वो कुछ काम नहीं करता है तो। अगले 15 साल बाद 2035 के आसपास जी, इन्फ्लेशन हमारा किस लेवल पे होगा? देखिए इन्फ्लेशन अभी तो हायर है, लेकिन जैसे जैसे इसका इम्पैक्ट कम होगा, इन्फ्लेशन हमारा 5% के करीब तो आना ही चाहिए। ओके। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि 60,000 हमारे पास उस समय रहेंगे हस्बैंड वाइफ के लिए। देखिए ये एक हस्बैंड वाइफ के लिए तो है ही है, लेकिन 45 की उम्र के बाद जी, वो 100% तो बिल्कुल काम तो नहीं करे, ऐसा हो सकता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ जाए। बिल्कुल सही। तो अदरवाइज वो अपनी चॉइस के हिसाब से या अपनी हेल्थ के अनुसार वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो और उसका मन भी लगा रहे। हमेशा तो वो ओके, घूमता नहीं रहेगा। बिल्कुल। दूसरा, जो उसने 15 साल में अपना एक्सपीरियंस लिया है, उसमें वो कोई फ्रीलांसिंग या कोई कंसल्टेंसी का काम चूज कर सकता है। एक ऑप्शन ये देखा गया है कि कई बार मैंने देखा है कि हम जैसे लखनऊ, रांची या बड़े शहरों की बात करें, तो जो 45 ईयर्स में और जिनके बच्चे सेटल हो गए हैं और वो बाहर चले गए हैं और किसी वजह से उनकी जॉब चली गई या कुछ भी, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया या हेल्थ रीजन से उनको काम नहीं कर पाए, तो उनके जो घर हैं उनका कुछ पोर्शन वो सबलेट कर सकते हैं। उसके दो फायदे हैं। एक, मतलब रेंटल रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं। रेंटल इनकम भी आएगी और साथ में उनका सोशल, ताकि सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और मन भी लगेगा। अक्सर आपने ये देखा होगा रिटायरमेंट के बाद लोनलीनेस या एक सोशल, जो जिसे कहते हैं ना, लोग अब उनको उससे नहीं देखते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी इससे एक सॉल्व हो जाएगी। एक और काम वो कर सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट का कोई काम या बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे शुरू में नौकरी में या अपनी डिपेंडेंसी की वजह से या किसी वजह से वो अपने इंटरेस्ट को मीट आउट नहीं कर सके, जैसे किसी को बागवानी का शौक है या किसी को पढ़ाने का शौक है या किसी को लिखने का शौक है,
तो वो अपने हुनर को एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं, उससे उनकी टाइम पास भी होगा और उनकी अर्निंग भी होगी। जी। अच्छा, मैं एक चीज ये जानना और चाह रहा था कि जैसे कि हमने बात कही कि हम 30 इयर्स की एज से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। जी। तो आज जो हमारे 30 साल के युवा हैं जो नौकरी पेशे में आ चुके हैं, देखिए उनको रिटायरमेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग को? सर, रिटायरमेंट जबकि उनके प्लानिंग एक। पास जी। जबकि उनके पास अभी, जैसे जिसने भी, जो इस एज ग्रुप में है, उनके पास पहली तो आती है कि फैमिली बढ़ाना है, ठीक है। जी। फैमिली के साथ साथ फिर एक हमको 4 व्हीलर चाहिए, फिर हमको एक और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक हमारा मकान भी हो जाए, एक जी। फ्लैट हो जाए, खासकर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले। जी। तो अब जब हम इन लाइबिलिटीज को अपने साथ बांधते हैं, मतलब मैंने ये कहूँ कि कार लोन भी चल रहा है, होम लोन चल रहा है, साथ जी। साथ कुछ अपनी पर्सनल ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरी करने के लिए लोग पर्सनल लोन भी करते हैं। जी। तो जो इन बाध्यताओं में फंसा हुआ है, यानी कि लोन के चक्कर में फंसा है, वो कैसे इस रिटायरमेंट प्लानिंग को अपने और कितनी इंपॉर्टेंस दे? देखिए, इम्पोर्टेंस रिटायरमेंट की इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हुए हैं, पहले तो जी। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज का कंसेप्ट ज़्यादा था, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। जी। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही होना पड़ेगा, चाहे आप हम्म। किसी भी एज ग्रुप के हो। आप जो 30 इयर्स की एज पे है, आपने लोन लिया है और आपको ये लगता है कि किसी वजह से आपको 45 या 48 की ईयर्स पे रिटायर होना पड़ेगा, तो आप अपनी जितनी भी लाइबिलिटी हैं, चाहे वो कार हो, लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी है, उसको 15 साल तक कम से कम पूरा करने की कोशिश करें। अपनी लाइबिलिटी को पूरा खत्म करने की कोशिश करें। जी। आप जैसे सपोज आपने होम लोन लिया है, लेकिन आपने होम लोन लिया है 20 इयर्स का, लेकिन आपको लगता है कि मेरे को 15 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा, तो बीच बीच में जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैश आ जाता है, तो सबसे पहले अपनी लायबिलिटी को कम करें। जब आपकी लायबिलिटी का पोर्शन कम हो जाएगा, तो जी। दूसरा आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ को कवर करना है, क्योंकि हेल्थ कवर आजकल बहुत कॉस्टली होती जा रही है। तो आपको अपनी हेल्थ को प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा। जी। ठीक है। तो जब जी। आप ये कवर कर लेंगे, और साथ में जो आप अपना जब बिजनेस प्लान या जो भी अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, तो अगर आपने 45 ईयर्स की एज में, जो यंग जनरेशन है आजकल ये सोचती है कि हम 45 की ईयर्स के बाद अपना कुछ स्टार्टअप या कुछ भी करेंगे, तो उनको उसके लिए भी एक पोर्शन को साइड में रख देना चाहिए, ताकि जब वो 45 या अपने जो भी 48 के बाद अपना इंटरेस्ट को करना चाहें, तो वो उस कॉर्पस से अपना बिजनेस को एक स्टार्टअप शुरू कर सके। ओके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आजकल मेट्रोज में तो ज्यादातर ये रहता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, जी। ठीक है। तो ऐसे में खर्चे मीट आउट करना आसान हो जाता है, जी। ठीक है, जो लोन्स है उनको चुकाना आसान हो जाता है। लेकिन क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अलग, एक साथ, मतलब अलग अलग प्लान करनी चाहिए या एक साथ प्लान करनी चाहिए? देखिए, हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके प्लान करना चाहिए। ओके। अगर सपोज हस्बैंड ने सोचा है कि मैं 45 ईयर्स की एज पे जी। अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम्म। इनिशियली जी। एक जना जॉब छोड़े और एक जी। जना जॉब को कंटिन्यू रखे। कंटिन्यू करें। सपोज उल्टा होता है एक केस में, जी। कि हस्बैंड वाइफ की जगह वाइफ को अपने बच्चों की वेल टू डू करने के लिए जी। जॉब छोड़नी पड़ती है, तो हम्म। कुछ पीरियड तक हस्बैंड को जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो कम से जी। कम एक जगह से रेगुलर इनकम उनकी आती रहे। आती तो रहे। मेरा यहाँ पे कहना है कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके अपना फाइनेंशियल प्लान या रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। तो क्या रिटायरमेंट इंडिविजुअलिटी प्लान में नहीं देखना चाहिए। इंडिविजुअलिटी में नहीं जाना चाहिए, सही कहा आपने। जी। तो क्या हमको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए या खुद से ही हमको इसको इनिशिएट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर आदमी को हम्म। किसी एडवाइजर से या फाइनेंशियल प्लानर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए।
जी क्योंकि इसमें केवल फाइनेंशियल कैलकुलेटर ही काम नहीं आते हैं, जी इसमें कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जो एक एक्सपीरियंस्ड या जो एक प्रोफेशनल है जिसका काम इस सुबह से शाम यही है, वो आपको इसमें प्रॉपरली गाइड कर सकेगा। राइट। कंप्यूटर से देख के, गूगल में सर्च करके, ठीक है आप कैलकुलेशन तो निकाल लेंगे, लेकिन कई ऐसी हिडन चीजें हैं जो राइट, आप उसको नहीं नहीं जानते कंसिडर हैं। करेंगे। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियल प्लानर हमको हर चीज बताएगा कि आपको हेल्थ प्लान कब ले लेना चाहिए, आपको लोन्स कब अपने मिटिगेट कर देना चाहिए। जी ठीक है, उसी के साथ साथ अपना जो आपका रेशियो है टुवर्ड्स रिटायरमेंट प्लानिंग, जी इन्वेस्टमेंट का, वो भी आपको बढ़ाते जाना चाहिए कि अगर जी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बिकॉज इन्फ्लेशन जी भी है लेकिन साथ साथ आपका इंक्रीमेंट भी होगा सैलरी में। हाँ ठीक है, आपके आपके आप जॉब चेंज करेंगे या जॉब स्विच करेंगे, या आप किसी एक कंपनी में रहते हैं, बहुत अप्रेजल्स होते रहते हैं, जी तो वहां पे हमको एक पोर्शन बोनस का भी मिलता है। जी जो आपने कहा कि कैश के हमको जो भी हमारे पास हार्ड कैश आए, कभी भी बड़ा कैश आए, तो उसको हमें ये सारी चीजों में, जैसे होम लोन में हम उसको अगर जमा कर देते हैं एक अमाउंट, तो प्रिंसिपल में से हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ जी हमें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, मतलब जी जो स्टार्टअप की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसपे कि कोई एक जिसके पास कोई बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, एक नॉर्मल लेमैन है, जी ठीक है, नॉर्मल जॉब कर रहा है वो, जी है ना, तो उसको ऐसे कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जहाँ के जिसके लिए उसको ट्राई करना चाहिए, या उस तरफ स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बारे में जानना। देखिए, मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक आदमी को, हर आदमी को अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपना कुछ ना कुछ तो हुनर हर आदमी में होता है। जी आप देख रहे हैं, आज की तारीख में अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, आपको लगता है कि इस समय आपके पास, जैसे आप 30 इयर्स के हैं और आप कोई टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, जी। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप हम्म। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि जी। आदमी को अपनी स्किल के ऊपर हम्म। कंटिन्यूसली इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोचने की बहुत जरूरत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं है। जी, बहुत सही आपने जैसे पॉइंट कर लो। बहुत पुराने समय के आपने देखा होगा कि मैंने जब एमबीए किया था, तब कंप्यूटर एक चैप्टर हुआ करता था। आज अच्छा, कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं है। नहीं हो सकता, तो सही हमें बात। अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ा। हम इससे एक्सक्यूज नहीं ले सकते। बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में पत्रकारिता है, आप जो हैं उसमें भी कितने चेंजेस आए हैं। आपने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, अपने नए नए मेथड्स बिल्कुल। को। तो आपको, मैं, जिसके पास स्किल नहीं भी है, तो उसको हम्म। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने तरीके हैं, आप अपने घर में बैठ के ऑनलाइन कम पैसे में, कई तो फ्री भी कोर्सेज हैं, तो आप अपने आप को उससे अपनी एनहांस स्किल कर को सकते डेवलप हैं, कर सकते हैं। स्किल सेट और एनहांस कर अपने सकते इंटरेस्ट से रिलेटेड स्टार्टअप चूज करें, अपने एरिया को देखते हुए स्टार्टअप चूज करें। जैसे अगर आपको खाना बनाने का बहुत अच्छा शौक है, तो हैं। जी आप खाना बनाने के अंदर भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे जी ऑनलाइन लोगों को टिफिन सर्विस प्रोवाइड करना है, घर का खाना प्रोवाइड करना है, या आपकी जी। किसी पर्टिकुलर खाने की उसमें स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप बेकरी आइटम में बहुत अच्छा काम कर कर सकते हैं, तो आपको वहां स्टार्टअप चूज करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आप नौकरी कर रहे हैं, ये आपकी हॉबी भी होगी साथ में, और साथ में आपका स्टार्टअप भी होगा। जी। तो आज का जो हमारा सेशन था, उसमें हमने अमित जी ने हमें जो भी सजेशंस दिए, उनमें यह है कि पहली बात तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमको उसको अर्ली स्टेज में, या 30 इयर्स की एज में, या 30 से के बाद भी अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो लेट नहीं है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। ठीक है, जी तो अगर आप लोगों ने, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं शुरू की है, और आप 30 to 35 ईयर्स के ग्रुप में आते हैं, तो आप अर्ली अगर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सारे ऑप्शन पे वर्क करना होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस साइड इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आपको हेल्थ इशू।
कि आपको हेल्थ जो सबसे जरूरी है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। क्यों अमित जी, आप हेल्थ इज वेल्थ के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जी आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। जी। और साथ ही अगर हम समझते हैं कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें कोई ना कोई स्किल सेट डेवलप जरूर करना चाहिए। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है ना, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमें अच्छे अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।